हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल महादेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो हमने चैप्टर पढ़ा है अपने लास्ट लेक्चर्स में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उस पर टॉपिक वाइज हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जो हमें कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम मिली थी या कुछ बच्चों के डाउट्स थे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड हमने पढ़ा था, उसको रिकॉल कर लीजिए। उसका जो फॉर्मूला आया था आपके लिए वो आया था h इज इक्वल्स टू डी अपॉन कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। ठीक है, तो बच्चों ये जो थी हमारी प्रॉब्लम है इसमें, तो बच्चों ये फॉर्मूला आया था आपका इनडायरेक्ट मेथड के लिए फॉर इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, जो बहुत ही ज्यादा हाइट पर होते हैं ऑब्जेक्ट, उनके लिए। क्लियर? या जो ऑब्जेक्ट हाइट पर हैं उनकी वजह से कोई इफेक्ट अगर पड़ रहा है, तो इसका हम क्वेश्चन लेते हैं एक और उसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन रहा आपका ये कि एक टावर है जिसकी हमको शेडो जो मिल रही है वो 50 मीटर मिल रही है। कब? व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब किसी सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री पर है तो एक टावर की जो शेडो है वो 50 मीटर है। कब से? जब उसका एल्टीट्यूड जो रहा होगा 60 डिग्री पर रहा होगा। सपोज दिस इज ए टावर एंड इट्स हाइट इज h, और इसकी हाइट कितनी है? h। अब इसका जो शुरुआती एंगल रहा वो आपका एंगल रहा 60 डिग्री, और इसके बाद से अगर इस सन का जो हम एंगल देखें वो 60 डिग्री रहा हो, और इसके बाद से जब उसका एंगल 30 डिग्री हो गया तो इसकी जो शेडो थी टावर की वो थी 50 मीटर। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपके पास कितनी है? 50 मीटर, और इसमें जो चेंज आया वो 30 डिग्री का चेंज आया सन की पोजीशन में। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर निकालनी है। क्लियर? तो आपके पास जो यहां से गिवन टर्म्स आती हैं वो क्या आ जाएंगी वो देखना है आपको। तो d की वैल्यू, या फिर आप इसको x से डिनोट करते हैं, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 50 मीटर। क्लियर? और थीटा 1 आपका हो गया यहां पर 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज 30 डिग्री, क्योंकि बाद में जो आपकी वैल्यू हो गई कितनी हो गई? थीटा की 30 डिग्री वैल्यू हो गई। तो आपने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका h इज इक्वल टू डी अपॉन कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। सो d की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 50, कोट 60 सॉरी कोट 30 माइनस कोट 60। अब इनकी वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी देख सकते हैं, अदरवाइज आपके याद भी होगी क्योंकि आपने 10th में काफी क्वेश्चन किए हैं इन पर। तो कोट 30 की वैल्यू होती है आपकी √3 एंड कोट 60 होता है आपका 1/√3। तो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी h की 50, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका 3 - 1 और √3 चला जाएगा आपका ऊपर। तो ये आपका सोल्व होकर के आ जाता है 25√3 मीटर। इसको और भी ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 इंटू 1.732 मीटर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए मल्टीप्लाई अगर करके देखें हम तो 25 टू 50, 5 कैरी हो जाएगा आपका यहाँ पर, और फिर से 0 आ जाएगी, एंड 175 इट्स 43 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका 43.00 मीटर। देन इट मीन्स द हाइट ऑफ द टावर इज 43.0 मीटर। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जिस पर हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका जनरल रूल टू फाइंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को फाइंड करने के लिए जो हमने फॉर्मूला बनाया था, अगर आपको नहीं याद है तो आप लेक्चर 3 में जाकर के देख सकते हैं, या फिर जो वीडियोस अपलोड की गई हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, उससे किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर अगर हम गिवन की बात करें
क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार, क्या दिया हुआ है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। यानी कि इसने कहीं मास और स्पीड को मेजरमेंट किया और उसमें जो उसका परसेंटेज एरर आया वो आया 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, वो इनसे किस तरीके से बनता है, उस काइनेटिक एनर्जी का हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम एरर ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। अब जो आपको परसेंटेज एरर दिया हुआ है यानी कि डेल्टा m बाय m जो दिया हुआ है आपको, वो भी परसेंटेज में, वो दिया हुआ है आपका 2%, एंड डेल्टा v अपॉन v वेलोसिटी का जो परसेंटेज एरर है वो दिया हुआ है आपका 3%। आपको निकालना है यहां पर क्या, काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम एरर। तो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, 1/2 mv², ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो हमने फॉर्मूला जो जनरल रूल जो बनाया था उसमें हम इस मैग्नीट्यूड को नहीं लेते हैं, तो आपकी यहां पर m की पावर जो है वो 1 है, सो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस यहां पर पावर 2 है आपकी, सो 2 इंटू डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। यहां पर जो वैल्यूज हमें पता है उनको पुट करके हम यहां से परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का। ठीक, सो परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा m बाई m इंटू 100 की वैल्यू हमने पहले ही बताई है, ये हो गई आपकी 2%, प्लस डेल्टा v इंटू वी अपॉन 100 यानी कि परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी कितना है, 3%, तो 2 इंटू 3%, ये हो गया आपका 2 + 6 यानी कि टोटल 8% जो है आपका एरर आएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको जो मास का परसेंटेज एरर दिया है, वेलोसिटी का जो परसेंटेज एरर मालूम है, उससे आप काइनेटिक एनर्जी का या जो भी क्वांटिटी इनके रिलेशन से बनती है मास और वेलोसिटी के, उसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों जनरल रूल समझने के लिए आप एक बार फिर से प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, उसमें जाकर के वीडियो देख लेंगे। क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है आपकी डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट ऑफ सिस्टम इनटू अनदर। इस पर हम प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। हमने तब भी एक प्रॉब्लम सोल्व की थी और आज भी हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। सो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो है द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने पढ़ा है 9th क्लास में। इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 into 10 to the power -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई सिस्टम। इसकी वैल्यू आपको एसआई सिस्टम में बतानी है। अब बच्चों अगर यहां पर आ जाता है ये एमसीक्यू कि इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होगी, तो आप यहां से डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हैं कि यूनिट क्या हो जाएगी उसकी। तो आप यूनिट से उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि डाइन को हम जो एसआई यूनिट में कहते हैं वो कहते हैं न्यूटन, सेंटीमीटर को मीटर में और ग्राम को किलोग्राम में। तो ये जो पावर होंगी आपकी, ये आपकी क्या बता देगी, वैल्यू। अगर इस जैसे दो ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। अब सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कैपिटल जी के लिए। F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। यहां से आप इस कैपिटल जी की वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका F² अपॉन m1 m2। जिसके डायरेक्ट याद हो वो डायरेक्ट इसकी डायमेंशन रख सकता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, फोर्स की जो आपकी डायमेंशन होती है वो होती है mlt-2, और यहां से r² हो जाएगा आपका l² और मास हो जाएगा आपका m², क्योंकि नीचे प्रोडक्ट है मासेस का, और दोनों की डायमेंशन क्या होगी आपकी, सेम होगी। ठीक, तो यहां से जो इसकी डायमेंशन आ जाएगी वो सिंपल आ जाएगी m-1 l³ t-2। ठीक है, तो यहां से जो है आपकी इसकी डायमेंशन आपको पता लगी, ये पावर से हो जाएंगी और बाकी की पावर एज इट इज रहेंगी। अब यहां से जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ गई आपकी -1, b की वैल्यू आ गई आपकी 3 और c की वैल्यू आ गई आपकी -2। क्लियर। तो एक तो है अब आपके पास सीजीएस सिस्टम और दूसरा है आपके पास क्या, एसआई सिस्टम। इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसकी
जो डायमेंशन है m-1 L³ T-2, यहाँ पर स्पेस हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों सीजीएस सिस्टम में जो आपको वैल्यूज दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। n1 की वैल्यू आपको दी गई है 6.67 × 10⁻⁸। मास जो है आपका m1 वो आपको दिया गया है डाइन में, मतलब आई मीन टू से दैट सीजीएस में जो होता है वो आपका 1 ग्राम। L1 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां पर जो आपकी एसआई यूनिट में होगी वो मीटर में होगी। टाइम एज इट इज आपका रहेगा 1 सेकेंड। ठीक, एसआई में लिख लेते हैं। N2 की वैल्यू आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी एसआई सिस्टम में। M2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 kg, बट इसको आपको सेम करना पड़ेगा, तो इसको आप लिख लेंगे 1000 ग्राम। L2 की वैल्यू आपको सेम है यहाँ पर, इसको 1 सेंटीमीटर ही रखिए, ये 1 मीटर हो जाएगी आपकी, और इसको आप लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर। दोनों सिस्टम में यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए। टाइम की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 सेकेंड, और ये एज इट इज रहेगी 1 सेकेंड, क्योंकि दोनों ही सिस्टम में सेकेंड क्या है, यूनिट है आपकी। तो बच्चों इसके लिए जो फॉर्मूला था हमने डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा था, N2 = N1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, और T1/T2 की पावर c। ABC की वैल्यू अब लिख लेते हैं जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसमें, a की पावर -1, b की वैल्यू जो थी वो 3 एंड c टू दी वैल्यू -2। ये हमारी डायमेंशन से वैल्यूज आई थी। सो n1 की वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻⁸। m1 की वैल्यू 1/1000, इसकी पावर हो जाएगी आपकी -1, 1/100, और इसकी वैल्यू थी आपकी +3, एंड 1/1 टू द पावर -2। इसको आप सोल्व करिए तो 6.67 × 10⁻⁻8 × 10⁻³ ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस की पावर आ जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ से हो जाएगी आपकी वैल्यू -2 × 3 -6, और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं, ये +3 और -6 होकर के क्या हो जाएगा -3, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 6.67 × 10⁻11। डाइन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है, डाइन का कन्वर्जन एसआई में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी बच्चों प्रॉब्लम डायमेंशनल एनालिसिस में, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, और इस टॉपिक को आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था चेक आउट द करेक्शन ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का करेक्ट डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर सही होना। तो हमने एक टाइम की इक्वेशन ले ली, t = √2πL/g, टाइम फॉर सिंपल पेंडुलम। तो ये जो आपकी डायमेंशन हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की, ये हो जाएगी आपकी टाइम की डायमेंशन सिंपल t, और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ये कांस्टेंट है आपका 2π, जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, और लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी l, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है जिसकी डायमेंशन हो जाएगी LT की पावर LT-2, और इसकी पावर जो है वो है 1/2। क्लियर, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं L से जो है वो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, और लेंथ से लेंथ कैंसिल होने के बाद t² चला जाएगा आपका ऊपर, और ये हो जाएगा माइनस की जगह प्लस के पावर। इसकी पावर है 1/2, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या बचती है, ये t। तो LHS = RHS। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, और बहुत सारी इक्वेशन ऐसी भी हैं जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, सो आप इसी तरीके के कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन एग्जांपल्स से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और टॉपिक को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों डाउट्स की, जो कमेंट बॉक्स में आए थे, तो उसमें जो हमारे पास में टॉपिक आया था वो था इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ये किसी बच्चे को समझ नहीं आया था, इसकी बात करते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन जो होती है बच्चों वो होती है इट इज एन एरर ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की वजह से जो आपकी लिमिटेशन आती है उनकी वजह से एरर आता है। अब इसको समझने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो यही है कि सपोज करिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है और उसके लिए वैक्यूम में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा अगर हमने उसको ऊपर से नीचे तक ड्रॉप किया। अब आप उसको वैक्यूम के लिए कर रहे हैं और वहां पर एयर रेजिस्टेंस भी लगता है, तो उस एयर रेजिस्टेंस का लगना ये लिमिटेशन है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की, ठीक। ये कोई बॉल है, ये नीचे की तरफ आपने ड्रॉप की, आप कह रहे हैं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ओनली बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो यहां पर आपको चाहिए वैक्यूम, और वैक्यूम के साथ यहां पर क्या है आपका, वैक्यूम तो नहीं बन पाई लेकिन एयर रेजिस्टेंस भी कुछ लग रहा है। तो ये जो आपका एयर रेजिस्टेंस है ये है बच्चों लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक। ये इस तरीके का एरर कहलाता है आपका इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। या सपोज करिए आपको कोई वेट मेजर करना है और उसमें बायोन्सी ऑफ एयर भी इंक्लूड है, दैट इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इसके लिए आपको जो नेसेसरी कंडीशन है लगानी पड़े उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। सो इतना सा ही है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तब काम में आते हैं, तब आप इसको और ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। बाकी थ्योरेटिकली ये इतना ही है। थैंक यू, और वीडियो को पूरा देखिए, और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है इस यूनिट के जितने प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें जाकर के आप समझ सकते हैं। ओके, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।